हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द वेंचर नेटवर्क द नवनीत झंवर टॉक शो में। आज हमारे पास नए अतिथि पधारे हैं, नई शख्सियत पधारी हैं जो LIC की फील्ड में ऐसा माना जाता है, LIC की फील्ड के भीष्म पितामह है। तो आइए आज उनसे मुलाकात करते हैं। द्वारका प्रसाद जी तिवारी जो LIC फील्ड में हैं और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कई गौशालाओं से जुड़े हुए हैं। तो आज एक मुलाकात द्वारका प्रसाद जी तिवारी से करते हैं। द्वारका प्रसाद जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। नमस्कार। तो आइए कुछ सवाल लेकर आते हैं, कुछ LIC से, कुछ आपके पर्सनल, कुछ आपके गौशाला से रिलेटेड। तो कुछ सवाल आशा करते हैं LIC के बारे में आज हमारे श्रोताओं को काफ़ी कुछ नया सुनने को, नया सीखने के लिए मिलेगा। तो पहला सवाल यह है, LIC के बिजनेस का ओवरव्यू क्या है और इंश्योरेंस सेक्टर में इसका रोल क्या है, और एवं LIC की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये वैसे LIC अपने आप में इसका पुराना इतिहास है। अच्छा। लेकिन 1956 के अंदर लगभग 250 कंपनीज थी हिंदुस्तान में जी। सबको नेशनलाइज कर दिया गया और उसको एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का नाम दिया गया। जी। तो 256 कंपनियों में कोई कंपनी तेज थी, काफ़ी अच्छा व्यापार करती थी, कोई कंपनी कम थी। तो सबको एक साथ लाने का पर्पस था। तो कुछ कंपनियों को एतराज़ था कि हमारा तो अच्छा बिजनेस, हम क्यों जुड़े। अच्छा। और वो बेकार कंपनियों को क्यों मिला है जो कि घाटे में चल रहा है। तो नेशनलाइज कंपनी बनाने का उद्देश्य रखकर उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया कि भाई हम आप सभी को एक ही सुविधा देंगे और जो कंपनी घाटे में है उसको भी और आपका भी दोनों की भरपाई कर देंगे हम। वो क्या सुविधा देंगे? तो उन्होंने कहा कि सेक्शन 80C जो आज चल रहा है, पहले सेक्शन 80CCC था। 80CCC। हाँ, तो वो 80C सेक्शन के तहत, जैसा आज के वर्तमान संदर्भ में मैं कहूँ, तो आपको LIC में जो भी प्रीमियम भरेगा उसमें उनको टैक्स में कटौती मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी। अच्छा। तो ऐसा कहने पर वो लोग मान लिए और 256 कंपनी मतलब LIC में मिली, जो कि आज के 62 साल पहले की बात है। तो नेशनलाइज कर दिया गया था। एक पार्ट 1। पार्ट 2 इंश्योरेंस की उत्पत्ति वैसा देखा जाए तो अरब सागर में जब लोग आते थे, कश्तियाँ उस टाइम पे कंपास वगैरह नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी। तो एक जखीरा निकलता था। जखीरा मतलब एक समूह अपनी अपनी कश्तियों में अपना अपना सामान लेकर जाते थे। उनको पता भी नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बेचेंगे और वापस कब घर लौटेंगे। तो लोगों ने एक कारपस फंड बनाया आपस में डिसाइड कर करके। अच्छा। कि भाई हमारे साथ जा रहे हैं, समुद्र में कोई बीमार पड़ सकता है, कोई मर सकता है, किसी का असामयिक कुछ हो सकता है, तो उसके परिवार को उसका कॉम्पनसेशन क्या मिलेगा। अच्छा। तो सभी लोगों ने एक समूह बनाया, सभी से पैसे एकत्रित किए और किसी के साथ यदि दुर्घटना हो जाती थी तो उनको वो लोग कॉम्पनसेट करते थे। अच्छा। वहाँ से LIC की उत्पत्ति हुई। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस। LIC मतलब कॉर्पोरेशन हो गया, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की उत्पत्ति कि यदि किसी की जान की जोखिम होती हो और वो घर का कमाई वाला सदस्य है, ब्रेड विनर कहेंगे जिसे, तो उसके ब्रेड विनर की अनुपस्थिति में घर के लिए उसकी कमाई का पर्याय क्या है, तो वो इंश्योरेंस है। LIC के लिए भी एक डेफिनेशन है कि इंश्योरेंस इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ एन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन हिज एब्सेंस। एक आदमी की गैर मौजूदगी में उसकी कमाई का पर्याय इंश्योरेंस है। वैसे इंश्योरेंस रोजमर्रा की जिंदगी में हम सभी लोग करते हैं। उदाहरण के लिए आपने कोई स्कूटर खरीदी, कंपनी वाला एक स्टेपनी देता है उसको। स्टेपनी कुछ नहीं है, वो इंश्योरेंस ही है कि सब्स्टिट्यूट है। यदि आपका कोई टायर खराब हो गया तो दूसरा टायर वहां पर लगा लो आप। दैट इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूट। तो आपकी कमाई, वैसे मनुष्य का नुकसान की भरपाई तो पैसा नहीं करता, लेकिन पैसा भी अवश्यंभावी है, बहुत जरूरी है पैसा। तो आपकी कमाई का पर्याय, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स मर गए, उसके डिपेंडेंट उनकी कमाई पर निर्भर थे। उनकी लाख रुपया कमाई महीना थी, घर खर्चा चलने के बाद 10-20 हज़ार कुछ बचा लेती थी उनकी पत्नी। अचानक मिस्टर एक्स की मौत हो जाती है तो 80,000 बरकरार रहेगा। मान लीजिए उनकी संतान अगर अच्छी स्कूल में पढ़ने जा रही है तो एकाएक उसको दूसरे स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा, 1 साल कम से कम पढ़ाना होगा। मान लीजिए आप किराए के फ्लैट में हो तो किराया एकाएक बंद नहीं होगा,
आपको देना होगा। आपके रोजमर्रा के जो खर्चे हैं अचानक आप चेंज नहीं कर पाओगे। और जैसे हमारी हिंदू संस्कृति है या हमारे अपनी संस्कृति के हिसाब से एकाएक विधवा भी बाहर नहीं जाएगी जी हाँ। लेकिन पेट तो रोटी मांगेगा। तो उस समय में एक समझदार आदमी को चाहिए कि उसकी 2 साल की जो उसकी इनकम हो उसके बराबर वो अपना इंश्योरेंस बनाए। अच्छा। कहते हैं कि वाइस मैन शुड हैव हिज इंश्योरेंस वर्थ टू 2 years अर्निंग। इंश्योरेंस की परिभाषा है ये। जी। इंश्योरेंस जैसे आपका सवाल था कि इंश्योरेंस क्या है। एक इंश्योरेंस एक आम आदमी की निगाह में कि भाई हम पैसे भर रहे हैं, कुछ होता है तो क्लेम मिल जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस केवल वो ही नहीं है, इंश्योरेंस और भी बहुत कुछ है। इंश्योरेंस बनाना मतलब एक मिल्कियत खड़ी करना है, एक प्रॉपर्टी बनाना है। आप पूछेंगे कैसे, तो प्रॉपर्टी हो गई कि मान लीजिए आप एक किराए के मकान में रहते हो और एक इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हो। यदि अनायास कोई अर्निंग आदमी की डेथ हो जाती है, जो अर्निंग वाला घर की जो मुखिया है, घर का मुखिया की यदि मृत्यु हो जाती है उस समय में इंश्योरेंस तो आपको पैसा दे देगी पूरा जी। मगर मकान मालिक अगर आप किराया भरना बंद कर दोगे वो आपको खाली करा लेगा जी। तो आप हो तब भी आपका काम, मान लीजिए आपकी 2 साल की बिटिया है, आप चाहोगे कि 20 साल की उम्र में उसकी शादी करवाएं जी। आप रहो या ना रहो तब भी वो बिटिया की शादी होनी है जी। तो उस समय में अगर आप ना हो तो दिक्कत होगी। लेकिन आप इंश्योरेंस बनवा लिए तो वो पैसा जो बिटिया की शादी के लिए आपने मुकर्रर कर रखा है कि 20 वर्ष बाद में मुझे इतना पैसा चाहिए, वो पैसा आपको मिल जाएगा। आप ना हो तो क्लेम का मिल जाएगा, आप हो तो मैच्योरिटी का मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस अपने आप में एक मिल्कियत बनाना है। इंश्योरेंस सोशल वर्क है। इंश्योरेंस की वजह से आपको एक सेविंग हैबिट भी होती है। जी। मान लीजिए आप 1 लाख रुपया मेरी भाभी के हाथ पे आप देते हो, वो 80,000 90,000 में घर चलाती है। और अगर मैं इंश्योरेंस बना दूं आपका तो भाभी कल से और वो 10,000 इंश्योरेंस का साइड में रखेगी। अच्छा। जिसके फलस्वरूप वो उसको आदत हो जाएगी कि भाई महीना आया कि मुझे वहाँ पैसा देना है। तो इट्स ए सेविंग हैबिट। इंश्योरेंस मतलब आपकी सेविंग हैबिट है, आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग है। हर मनुष्य सेविंग करना चाहता है। आप छोटे बच्चे को 2 चॉकलेट दो, एक वो जेब में रखेगा कुछ देर बाद भले ही वो खा लो, लेकिन वो अपने लिए सेविंग कर रहा है फ्यूचर के लिए। दिस इज ऑल्सो एन इंश्योरेंस कि भविष्य के लिए आप क्या सोचते हो, आपको क्या करना है। तो इंश्योरेंस की परिभाषा यदि आप कहो तो आप एक मिल्कियत बनाना है, एक लॉन्ग टर्म सेविंग है, सेविंग की आदत है, आपके बुढ़ापे का एक जरिया है। क्योंकि आज विभक्त परिवार, छोटे छोटे परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, आज अगर कमाईदार को कुछ होता है तो पीछे वाले को तकलीफ नहीं होती। मैं आपको 100 उदाहरण दे सकता हूँ। मनुष्य के जीवन में इंश्योरेंस का कितना महत्व है? इंश्योरेंस एक आदमी की अनुपस्थिति में उसकी कमाई का पर्याय है। उसका उतना ही जितना महत्व है जितना कि और दूसरी रोजमर्रा की चीजें जैसे रोटी कपड़ा, बेसिक नीड। हिंदुस्तान की बेसिक नीड है रोटी कपड़ा और मकान। बराबर। तो आज मतलब पर्याय हो गए उसके कि इंश्योरेंस भी वही जरूरत में होगा। कि अंग्रेजी में कहावत है कि वाइस मैन शुड सेव ऑल हिज इनकम इन 8 डिफरेंट डायरेक्शंस। एक समझदार आदमी को चाहिए कि वो अपनी कमाई को 8 विभिन्न भागों में उसको विभक्त कर दे या बांट दे। तो फॉरेन में कहा गया कि पहला भाग उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। अच्छा। हमारे इंश्योरेंस की उतनी जागरूकता हिंदुस्तान में आज भी नहीं है। अच्छा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी जागरूकता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच का दरिया ब्याज हो गया है। अरे इंश्योरेंस बनाए तो क्या मिलेगा। हम स्कूटर की वैल्यू समझते हैं, हम कार की वैल्यू समझते हैं, जबकि आदमी रहा तो स्कूटर है और कार है, उसकी वैल्यू समझकर आप उसका इंश्योरेंस करते हो। हमारी ह्यूमन लाइफ वैल्यू की हम कदर नहीं करते। जी। होना तो ये चाहिए कि हमारी लाइफ का उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए, उसके प्रति आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए। विदेशों में पहला मैं जैसे बताया 8 भागों में विभक्त करना बताया गया है। वर्ल्ड के बड़े इकोनॉमिस्ट थे मिस्टर बर्जर। ये मतलब ये 8 भागों में 8 भागों तो 8 भाग कौन से वही कहने जा रहा था। मिस्टर बर्जर थे वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट। तो वो बताए कि 8 भागों में बांटना। पहला इंश्योरेंस। अच्छा, पहला इंश्योरेंस। ओके। बाद में आपका सेविंग्स। ओके। तीसरा जमीन। चौथा प्रॉपर्टी, वही अपने सोना वगैरह। अच्छा, मेटल। शेयर मार्केट। ओके, राइट। तो ऐसे विभिन्न उन्होंने मतलब 8 जरिए बताए थे कि वहाँ पर आपको पैसा डालना है, बट उन्होंने भी पहला स्थान इंश्योरेंस को दिया है। आज यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं है। बाहर जैसा मैराडोना के पाँव का इंश्योरेंस था, खैर वो जनरल इंश्योरेंस हो गया, लेकिन इंश्योरेंस की जागरूकता बता रहा हूँ। लता मंगेशकर के गले का इंश्योरेंस था, मोहम्मद अली के स्पायरिंग का इंश्योरेंस था कि 1 मिनट में वो 51 बार करते थे। तो आपको ध्यान होगा, प्लेयर्स लोग खेलते तो एक
बैंड लगा देते वो नाइके का अच्छा। या शूज का, हाथ को रिस्ट बैंड लगाते हैं, कंपनी का नाम। मतलब वो लोग भी चाहते हैं कि इनके हाथ में जब तक फुर्ती है तो मेरा माल बिकेगा। मतलब इंश्योरेंस वाले उतनी ज़्यादा जागरूकता है वहाँ पर। एक छोटा सा उदाहरण इंश्योरेंस के बारे में दूँ मैं दर्शकों के लिए भी, कि एक बड़ी कंपनी का बड़ा अफसर रिटायर हुआ था। अच्छा। तो उसके दिमाग में था कि क्या किया जाए, तो उसने सोचा क्यों ना डॉग बाइट इंश्योरेंस खोल लिया। डॉग बाइट, कुत्ते के काटने पर भी क्लेम दिया जाएगा। अच्छा। आप विश्वास नहीं करेंगे, विदेशों में उसके कई ब्रांचेस खुल गए और डॉग बाइट इंश्योरेंस धड़ल्ले से बिकता है। मतलब इंश्योरेंस की जागरूकता के बारे में मैं आपको ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि डॉग बाइट इंश्योरेंस भी है। जैसा लता मंगेशकर के गले का इंश्योरेंस था। आप हम अगर जो इंश्योरेंस के प्रति जागरूक नहीं है, हम बोलेंगे भाई गले का क्या इंश्योरेंस। लेकिन उनकी सोच है कि जब तक गला है, जब तक संगीत चले गया, लता मंगेशकर चले गए, गला खराब हो तो उनको कोई नहीं पूछेगा। तो इंश्योरेंस की जागरूकता इतनी ज़्यादा है बाहर, और रफ्ता रफ्ता हमारे पास भी अब ध्यान बढ़ रहा है। कल ही का इंटरव्यू मोदी जी का, अच्छा। उन्होंने कहा था कि इंश्योरेंस कराइए, LIC बनवाइए, कल का इंश्योरेंस। अच्छा। कल की डेट 10 तारीख का आप देख लीजिए, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था जी कि इंश्योरेंस करवाइए। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि LIC डूब रही है, LIC खत्म हो रही है। अभी एक 6 महीने पुरानी बात बोल रहा हूँ, 8 महीने, मुझे भी सैकड़ों फोन आते थे, क्या साहब इंश्योरेंस खत्म हो गई, क्या इंश्योरेंस बेच दिए क्या। ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई। मैं वो उस विषय में राजनीति में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन कल प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा है कि इंश्योरेंस बनाइए। अगर न्यू एस्पिरेंट्स आज इसको कैरियर के रूप में अपनाए तो बहुत इसमें अर्निंग का कितना पोटेंशियल है और इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज है, ये बहुत थोड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है। मैं आपके सलाम को भी स्तुति करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जनता को भी मैं बताना चाहूँगा कि संसार का एकमात्र धंधा इंश्योरेंस का ही है, जहाँ पर आप किसी को एक बार टैप करो, एक बार ग्राहक बनाओ और 20 साल तक कमाई करो। अच्छा। विश्व में कोई धंधा आप मुझे बता दीजिए कि कोई ऐसा धंधा है जहाँ पर आप एक बार करो और जिंदगी भर खाते रहो। लेकिन इंश्योरेंस का, जैसा आपने बताया, इसमें संभावनाएं कैसी, मैं तो चाहूँगा कि पोटेंशियलिटी या संभावनाएं क्या है, तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा संभावना है। मेरी तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाउसवाइफ है या आपके जो कमाई के लिए भी थ्रेशोल्ड पर अपने कैरियर के, अपने जीवन की दहलीज पर जिन्होंने कदम रखा है, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि ये ऐसा माध्यम है जहाँ पर आपकी नहीं, वैसे मनुष्य प्रकृति से स्वार्थी है। ह्यूमन बीइंग इज सेल्फिश बाय नेचर इटसेल्फ। अच्छा। अंग्रेजी में कहावत है, मनुष्य प्रकृति से स्वार्थी। लेकिन ये ऐसा व्यवसाय है जहाँ पर आपकी स्वार्थ सिद्धि के अलावा आप समाज का भला करते हो। आप इंश्योरेंस बना रहे हो तो यू आर मेकिंग अदर्स टू सेव फॉर देयर फ्यूचर। आप दूसरों को तैयार कर रहे हो उनके भविष्य के लिए पैसा जमा करें आप इंश्योरेंस के माध्यम से। और आपका स्वार्थ है, आप पॉलिसी बनाओ, आपको कमीशन मिलेगा। और कमीशन भी ऐसा एक ही बार नहीं। मान लीजिए आप कपड़े के व्यापारी हैं, आपने कपड़ा 100 रुपया मीटर लाया और 200 रुपया मीटर बेचा, एक बार 100 रुपया कमा लिया। वो ग्राहक परमानेंट आपका है, आप नहीं कहोगे। नहीं। लेकिन एज ए इंश्योरेंस मैन मैं कहूँगा कि मैंने मान लीजिए नवनीत झंवर जी की पॉलिसी बनवा ली, और कल से मान लीजिए मेरे और नवनीत जी के संबंध विच्छेद हो गए, तब भी नवनीत जी वहाँ प्रीमियम भरेंगे और यहाँ मुझे कमीशन मिलेगा। मतलब संबंध खराब होने के बावजूद भी मेरी कमाई बरकरार है। ये तो हो गई मेरी स्वार्थ सिद्धि। मैं नवनीत जी के लिए पैसे जमा करवा रहा हूँ उनके भविष्य के लिए। क्योंकि आज सभी परिवार विभक्त है, छोटे छोटे परिवार है, सब लोग स्वार्थ में अपने इतने डूबे हैं, वो किसी का ध्यान नहीं देते। और उसमें जैसा विभक्त परिवार में अगर कमाने वाले के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए तो उसके डिपेंडेंट को तकलीफ ही होगी। तो इसलिए उनको चाहिए कि वो इंश्योरेंस बनाए और एक फ्यूचर अपने बुढ़ापे का प्रोविजन कर दे। क्योंकि मैं क्षमा चाहते हुए समाज से भी कहूँगा कि हमारे माता पिता वो अपने माता पिता के लिए जितने समर्पित थे हम लोग नहीं हैं। मैं क्षमा चाहते कहता हूँ समाज सोसाइटी से सभी से। और हम जो होंगे आज के 20 साल बाद में हमारे बच्चे हमको पूछेंगे भी नहीं। तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए वो ऐसा कुछ प्रोविजन कर ले कि बुढ़ापे में उसकी व्यवस्था हो और उसका एकमात्र उत्तर सिर्फ इंश्योरेंस है। क्योंकि दूसरी सेविंग लिमिटेड, 6 साल की 7 साल की चिट्ठियाँ हैं तो 20 महीने 25 महीने 40 महीने। बैंक में FD है तो 5 साल 7 साल 10 साल, आपको 15 साल का FD भी नहीं होता। आप यदि चाहो कि आपकी गुड़िया छोटी है, 20 साल बाद पैसा चाहिए तो आपको सेविंग इंश्योरेंस चाहिए। आपको चाहिए बुढ़ापे का इंतजाम चाहिए तो इंश्योरेंस है। यदि हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, अपने बच्चों पर भी निर्भर नहीं है, हम स्वावलंबी अगर जीना चाहे तो उसका भी उत्तर एकमात्र सिर्फ इंश्योरेंस।
LIC द्वारा ऑफर किए जाने वाले मेन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या है? बहुत सी पॉलिसी से, जैसे जीवन आनंद, जिंदगी के साथ भी और बाद भी, कैप्शन उसी के साथ लगाया गया। हाँ। जीवन उमंग है, 8% ब्याज आएगा, जिंदगी भर आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सभी जगह गिर रहे हैं। यूरोप में यदि आप FD करवाने जाओ तो वो लोग उसको दे आर कॉलिंग इट एज सेफ डिपॉजिट, अच्छा, इंस्टेड ऑफ फिक्स डिपॉजिट। तो सेफ, जस्ट टू कीप योर मनी सेफ, दे आर चार्जिंग इंटरेस्ट। आपके पैसे रखने के लिए, जैसे हम लॉकर्स के किराए देते हैं, वो लोग आपका किराया FD जमा करने के लिए आपसे वो किराया पूछ रहे हो लोग। मतलब इंश्योरेंस का वहाँ पर महत्व इसलिए आ गया कि यहाँ पर आपको 8% मिलेंगे, जिंदगी भर मिलेगा। एक दिन हिंसास में आएगा जहाँ पर आपको ब्याज भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये पॉलिसी जीवन उमंग है, वहाँ पर आपको 8% जिंदगी भर जिए जब तक मिलेगा। ऐसा कहीं है, जीवन लाभ है बच्चों के लिए। LIC योजनाओं में बोनस के कॉन्सेप्ट को समझिए और इसमें पॉलिसी होल्डर को कैसे लाभ पहुंचता है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करें। एक्चुअली इंश्योरेंस अपने आप में एक ट्रस्ट है। अच्छा, ट्रस्ट का अर्थ हो गया कि सभी की भलाई के लिए सबका पैसा। अच्छा, तो इंश्योरेंस का जो बोनस का कॉन्सेप्ट है, इसी ट्रस्ट पर डिपेंड है कि हम पॉलिसी बनाते हैं, पैसा जमा करते हैं बुढ़ापे में अपने ओल्ड एज प्रोविजन के लिए, या अपनी अनुपस्थिति में अपने किथ एंड किन के लिए। साथ ही साथ हमारा जो समूह है इंश्योरेंस के, जो पॉलिसी होल्डर है यार, कार्ड समूह, एक ग्रुप है। तो हमारे ग्रुप में किसी एक की अनुपस्थिति हो, उसको कुछ डेथ हो गई हो, तो उसको क्लेम दिया जाए। अच्छा, तो ये देने के बाद जो पैसा हम लोग मोबिलाइज करते हैं जी, तो पैसा बचा हुआ जो भी पैसा है, खर्च खाते जाने के बाद में वो आपको बोनस के रूप में बांटा जाता है। अच्छा, एक्स्ट्रा। हाँ, तो जो बच गया या अर्निंग हुई वो बोनस देंगे। जैसे आप बैंक में FD करा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वैसे ही बोनस। अच्छा, तो ये बोनस का कॉन्सेप्ट यही है कि एक कार्पस फंड होगा, क्लेम सेटल हो जाएंगे, जो पैसे देनदारी है वो हो जाएगी, मैच्योरिटी वालों को मैच्योरिटी दे दी जाएगी। बाद में जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या आपका पैसा आपके लिए, समाज का पैसा समाज के लिए। द्वारका प्रसाद जी, ऐसा मैंने सुना है कि मुस्लिम को डाउट है कि LIC करना मुस्लिम पंथ के खिलाफ है, क्या ये सही है और ये वाजिब है? बहुत वाजिब सवाल है आपका। हाँ, मुस्लिम समाज में ये भ्रांति है कि इंश्योरेंस मना है, लेकिन दारुल उलूम नाम की एक संस्था है उनकी, उन्होंने अपने एक फतवा जारी किया है कि इंश्योरेंस को जायज़ करार दिया गया। अच्छा, अब रही बात इंश्योरेंस, क्यों लोग उस पर वो एतराज जताते हैं। इंश्योरेंस मतलब कुरान के हिसाब से ब्याज लेना नाजायज, पाप है, जुर्म है। अच्छा, ब्याज और बोनस में जमीन आसमान का, ये बात मुस्लिम समाज के लिए मैं विशेष रूप से समझाना चाहूँगा मेरे भाई, जी, मुस्लिम भाइयों के लिए विशेष रूप से, कि ब्याज का अर्थ होता है हमेशा सेम फ्लैट रेट रहना। फर्ज कीजिए मैंने आपसे 1 लाख रुपये ब्याज लिया, 2 रुपये जी, तो मैं आपको हर महीना 2000 रुपये दूंगा। जी, तो ये होगा ब्याज। आप, मैंने पॉलिसी बनाई है और मुझे आप बोनस दे रहे हो, आप मतलब LIC वाले बोनस दे रहे हो, तो बोनस 58 रुपया 1000 का 1 साल का, मतलब 5800 रुपया 1 लाख की पॉलिसी, या 40 रुपया 1000 का 1 साल, या 47 रुपया हर साल ब्याज ऊपर नीचे होता है। अच्छा, तो इट इज़ नथिंग बट लाइक ए बिजनेस। ये व्यापार हो गया, फायदा हुआ तो फायदा, नुकसान हुआ तो नुकसान। तो मैं आपसे पूछूंगा, मुस्लिम भाई व्यापार नहीं करते ना? करते हैं। तो बस ये भी व्यापार ही है। इंश्योरेंस क्या है, एक सेविंग के साथ में एक जमा बचत जमा करना है। जैसे एक आपका सेविंग खाता हो गया, आपकी लाइफ की सुरक्षा। सेविंग चिल्लर छोटे छोटे पैसे आप डाल रहे, मेच्योर हुई एक मुश्ता पैसे ले रहे विथ बोनस, नॉट विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ लिए होते तो वो हराम था या नाजायज था। ये जायज है क्योंकि आप बोनस ले रहे। बोनस, जैसे मैंने पहले आपसे बताया या समझाया कि बोनस और इंटरेस्ट में अंतर है। इंटरेस्ट होता है हमेशा फ्लैट, समान रूप से आपको मिलेंगे। बोनस होता है कम ज़्यादा, तो वो ब्याज की श्रेणी में नहीं आएगा। कम ज़्यादा कभी ब्याज नहीं होता, ब्याज हमेशा एक ही रहता है। तो ये बोनस हो गया। अब ये बात मेरे बहुत से क्लाइंट हैं, पढ़े लिखे भी है और धार्मिक उनकी संस्थाओं के लोग भी हैं जिनका इंश्योरेंस मैंने बनाया।
वो लोग भी पहले यही डाउट था, जब मैंने समझाया तो उन्होंने मेरे साथ पॉलिसी का करार किया। और हैदराबाद के बड़े बड़े नहीं, इंडिया के भी बड़े मुस्लिम एजेंट हैं, वो लोग भी निश्चित रूप से मुस्लिम लोगों की बनाएंगे ही। तो एक मुस्लिम जो उनके सामाजिक संस्थाओं के जो मस्जिद के मुल्ला मौलवी होते हैं, उनके परिवार के लोग भी एजेंट हैं, वो लोग भी पॉलिसी बना रहे हैं। यदि वो नाजायज होता तो कम से मुल्ला तो नहीं करते होगा, कई मुल्ला एजेंट है जिनके आपको उदाहरण तो इसका मायने यही हो गया कि जायज है इंश्योरेंस, और जागरूकता आ रही, मुस्लिम समाज इंश्योरेंस बना रही है। मेरे पास बहुत पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा क्लेम्स हैं। अच्छा, एक मेरा डाउट है पर्सनल कि LIC इतना बड़ा ब्रांड है और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसका, टोटल मार्केट इन्वेस्टमेंट 8 लाख करोड़ का है LIC का, जो इंडिया की 18.5% GDP है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन देती है, स्टेट गवर्नमेंट को जो लोन देती है, इसको IPO लाने की जरूरत क्या पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत से लोगों का सवाल है। पहली बात तो इसके साथ आपने एक प्रश्न नहीं पूछा। बाहर मार्केट में रूमर हो गई थी कि LIC बिक गई, गवर्नमेंट ने LIC को बेच दिया है, अच्छा, या प्राइवेट लोग LIC खरीद लिए हैं, अच्छा, इसीलिए पब्लिक इशू आ रहा है। नहीं, एक्चुअली LIC का एक कारपस फंड होता है। जब भी शेयर मार्केट क्रैश होता है, अच्छा, तो LIC रेस्क्यू के लिए आती है। या बीच में एक ही दिन में 1800-1900 पॉइंट का मार्केट गिरा था, अच्छा, LIC उस दिन आई, वापस वो मार्केट कवर हो गया उसी दिन और 800-900 पॉइंट पर आकर रुक गया। एग्जैक्ट आंकड़े तो शेयर वाले बताएंगे, बट मैं बता रहा हूँ जानकारी के हिसाब से। कहने का मतलब, जब कभी भी त्रासदी आई है, आर्थिक त्रासदी, और ये कहा जाता है कि कोई भी देश की अगर आर्थिक स्थिति को आपको भांपना है तो वहाँ का शेयर मार्केट देख लो जी। LIC कंपनी को चलाती थी, बहुत सी कंपनी में LIC के पैसे, जैसे कारपोरेशन बैंक में 27% LIC का शेयर है, कारपोरेशन बैंक में, और बैंक में भी LIC का शेयर है। सभी बड़ी 9 कंपनियां हैं, जैसा ONGC है, तो जो भी 8-9 बड़ी कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनी बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस शेयर मार्केट वाली, सभी में LIC आ गई। तो LIC को पब्लिक इशू आने का मतलब कि LIC को कभी कभी बाध्य होना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से या और कोई कंपनी की तरफ से कि भाई हमारा शेयर खरीदो आप, तो उनको मजबूरन खरीदना पड़ता है, जिसका असर LIC की ओवरऑल अर्निंग पर पड़ता है। जैसा एक दिन में मार्केट क्रैश हुआ था, LIC ने शेयर खरीदे, 36,000 करोड़ एक ही दिन की LIC की कमाई। तो LIC को कमाई के लिए पब्लिक इशू में नहीं है, और पहले डिसाइड किया गया था कि 10% पब्लिक इशू में लाएंगे, तो बाद में सिर्फ 3% ही आया हमारा। अच्छा, 3% मतलब अगर LIC को लाना होता था तो 10 पास हो गया था, बोर्ड मीटिंग में 10% लाने का पास हुआ था, लेकिन LIC नहीं लाई, 3% ही लाई, क्योंकि पैसे की जरूरत नहीं है। LIC में 8 रिजर्व बैंक आती है, पैसा नहीं है लाने का मतलब। LIC चाहती है कि हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचे। मान लीजिए आप छोटे इन्वेस्टर है, आपको 5 कंपनी के शेयर खरीदना है, तो आपके लिए नहीं है संभव, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पूंजी है। 25,000 रुपए में आप अगर 5 कंपनी के शेयर खरीदना चाहोगे, नहीं खरीद पाओगे। LIC का अगर इश्यू आ गया, LIC पूरा खरीद सकती है, सैकड़ों कंपनियां खरीद सकती है। तो LIC का जो पॉलिसी होल्डर है पब्लिक इशू का, तो उसको ही डिविडेंड जाएगा। अगर LIC प्रॉफिट कमाएगी तो डिविडेंड हो जाएगा। ये पब्लिक इशू लाने के पीछे अर्थ था कि हिंदुस्तान के हर आदमी को फायदा पहुंचाएगा। LIC अपने फायदे के लिए पब्लिक इशू नहीं लाई, क्योंकि साधारण आदमी है जिनको शेयरों की नॉलेज ही नहीं है, वो LIC का शेयर खरीद लो, LIC कमाएगी, डिविडेंड आपको देगी, तो आपकी कमाई होगी। LIC वांट टू रीच एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया, इस वजह से पब्लिक इशू आया। पैसे लाना होता तो 10% बोर्ड में पास हुआ था, 10% लाते थे, वो लोग नहीं लाए 10%, सिर्फ 3% ही लाया बस। LIC का ऑनलाइन प्रेजेंस कम क्यों है? अगर दूसरी कंपनीज का देखें तो ऑनलाइन प्रेजेंस देखते हैं तो उनका ऑनलाइन प्रेजेंस है 90%, और LIC का ऑनलाइन प्रेजेंस देखते हैं तो 36%, 36%। तो ऐसा क्यों, क्या कारण है? बहुत अच्छा सवाल। हाँ, आजकल जैसे प्राय इंश्योरेबल पॉपुलेशन वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में। हाँ, इंश्योरेबल पॉपुलेशन मतलब 18 साल से 60 साल के भीतर की जो आबादी है ज़्यादा,
अगर पॉलिसी होल्डर की दृष्टि से भी देखें तो विश्व का ये पहला देश है और विश्व की आबादी का चौथा देश है। हाँ, मतलब आबादी से अगर आप तुलना करें 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर है, 30 करोड़ पॉलिसी मतलब 30 करोड़ दूसरे देशों की अगर संख्या आप देखें तो चौथा या पांचवा नंबर इंश्योरेंस का आता है अपने LIC का। हाँ, उनकी देशों के एक देश इंश्योरेंस का देश बन जाता है, एक देश अपने आप में देश है LIC। LIC अपने आप में एक देश है, ठीक है। अब रहा आपका सवाल कि ऑनलाइन क्यों है, हमारी कम क्यों है, प्राइवेट की ज्यादा क्यों है। तो ये इंश्योरेबल पॉपुलेशन जो यंग बच्चे हैं या यंग MNCs में काम करने वाले यानी यंग लोग हैं, उनकी सोच भी यंग हो गई। तो MNC में फॉरेन कल्चर उनके दिमाग पर थोड़ी सी छाप आ गई, उनके पास समय का अभाव है, वो कंपनी में बैठ कर ऑनलाइन पॉलिसी बना लेते हैं। जी, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे, यदि मान लीजिए आपने भी ऑनलाइन पॉलिसी बना ली और आपको तुरंत आज ही पैसों की जरूरत पड़ गई, कुछ जरूरत आ गई आपको कि भाई कोई दवाखाने में पैसा भरना है, कहीं भरना है, आप लोन लेने जाओगे। यदि आपने ऑनलाइन पॉलिसी बनाई है, आप लोन कौन सी कंपनी में अप्लाई करोगे? आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट करोगे, वो सेंट्रल ऑफिस भी जाएगा, वहाँ पे और कोई सेक्शन में जाएगा, वो होगा, ये कार्रवाई के लिए आपको 1 महीना लगेगा, आपको आज ही जरूरत है पैसे की। अब आ जाइए LIC में, आपने मेरे पास पॉलिसी बनाई, मेरी ब्रांच है, आप मुझे पेपर दोगे, मैं ब्रांच में सबमिट करूँगा, 10 मिनट में आपको पैसे मिल जाएंगे। क्लेम भी आ गया, तो कहाँ कहाँ फिरेंगे आप ऑनलाइन करने? आप यहाँ आओगे, तुरंत ब्रांच में डालोगे, आपका क्लेम से। तो जो सुविधाएं एक आपको 1 to 1 मिलने पर होगी, ऑनलाइन में नहीं होगी। तो LIC को उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास फील्ड फोर्स है, हमारे पास उतनी ब्रांचेस है, 2048 ब्रांच है हमारी, और सैटेलाइट ब्रांचों की अगर तुलना करो तो हमारी 5000 के ऊपर ब्रांचेस है। और ऑनलाइन यदि आप जाओ तो एक ही सेंट्रल ऑफिस से उसकी कार्रवाई होगी। यहाँ 5000 जगहों पर आप जाकर सभी प्रांतों में, सभी प्रदेशों में हमारे ब्रांचेस हैं, तुरंत आप वहाँ जाकर संपर्क कीजिए और तुरंत हल पाइए आप। ऑनलाइन में संभावना नहीं है, इसलिए ऑनलाइन कम। अच्छा, आज के 7-8 साल पहले अगर तो इसका LIC का मार्केट शेयर 72% और अगर आज के डेट में अगर इसका मार्केट शेयर देखें तो इसका मार्केट शेयर है 64%, 64%। तो ये डिक्रीज होने का कारण क्या है? देखिए, आज पहले कंपनियां कम थी, आज 20 कंपनियां कुकुर मुत्ते की तरह उग गई है। जैसा बारिश के दिनों में कुकुर मुत्ते होते हैं, वैसे कंपनियां बन गई है आज। आप मान लीजिए एक 70 mm डोसा लेकर बैठे हो खाने के लिए, और अगर 20 आदमी उसमें खाते हो, तो थोड़ा शेयर तो दूसरे के पेट में जाएगा। अगर 20 कंपनियां रहने के बावजूद भी सिर्फ 8% ही वो लोग ले पाए, इसका मतलब और मार्केट शेयर कम नहीं हुआ, क्योंकि कोई एक ही चीज के लिए अगर 10 आदमी जाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें कुछ हिस्सा तो दूसरों को जाएगा। जैसा मैं भी सर्च किया था, जैसे ये 64% है। SBI का अगर लाइफ इंश्योरेंस का देखा जाए तो 8% है। SBI का भी 8% क्यों है? क्योंकि बैंक इंश्योरेंस है वहाँ पर। आप SBI से कोई इंडस्ट्री में लोन लो तो आपको बोलेंगे इंश्योरेंस कर दो। अच्छा, तो वही SBI से अगर 8% है तो इसका 8 मतलब 8 गुना ज्यादा है इसका। नहीं, आप पूरी कंपनियों का ही मिला लीजिए ना। जब आप 20 कंपनियां मिलकर, आप जैसा बताया कि इसका 64 है, तो दूसरी कंपनियों का मिलाकर कितना हुआ? 36। पूरों से ही डबल होगा। डबल, एक आदमी एक तरफ और 20 आदमी दूसरी तरफ। ये तो है। तो फिर मार्केट शेयर गया कहाँ? मार्केट शेयर तो हमारा ही है। बराबर। अच्छा, ये प्राइवेट कंपनी और LIC में क्या अंतर है? देखिए, प्राइवेट कंपनी जो भी है बाहर की कंपनी है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ से मतलब जैसा IRD है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी यदि खुलती है तो आपको उससे परमिशन लेकर ही खोलना होता है। जैसा शेयर मार्केट के लिए SEBI है, ठीक उसी तरह IRD है। तो IRDA से परमिशन पहले था फॉरेन कंपनीज को कि 51% इंडियन कंपनी रहेगी और 49% वो कंपनी रहेगी, तो ये इनको परमिशन मिलेगा। अब तो वो हट गया रेस्ट्रिक्शन 2 साल पहले से। अच्छा, अब हट गया, पर पहले वो था। तो होता क्या था, वहाँ फॉरेन की कंपनियां आती थी और यहाँ के बड़े घरानों को जोड़ लेती थी, जैसा रिलायंस की हो गई या बजाज की हो गई या ING वेश्या हो गई या जो भी है। तो ING कंपनी बाहर की, यहाँ की वेश्या। तो बाहर ING दिवाला निकली हुई कंपनी है, आपकी जानकारी के लिए। यहाँ की वेश्या बैंक उसके साथ जुड़ी हुई है।
अच्छा। ING बेस से आए। ओके ओके। 2-3 कंपनियां यहाँ आई, वो मर्ज हो गई, 1-2 बिल्कुल बोरिया बिस्तर उठाकर चले गए। तो फॉरेन कंपनी की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान में आज भी। जैसे आपको उदाहरण दूं, एक 15-17 साल पहले मॉर्गन स्टैनली का एक पब्लिक इशू आया था, अच्छा ओके। और मास्टर गेन का उसी समय आया था, यूनिट ट्रस्ट का। हाँ। मॉर्गन स्टैनली 79 कंट्रीज के अंदर सर्वोच्च कंपनी है, सबसे ऊंची कंपनी है, काफी बड़ा व्यापार फाइनेंस की कंपनी है। ओके। यूनिट ट्रस्ट मॉर्गन स्टैनली के सामने 10% भी नहीं है। अच्छा लेकिन यूनिट ट्रस्ट का शेयर 10 रुपए का शेयर 17 रुपए का है। अच्छा मॉर्गन स्टैनली का 10 रुपए का शेयर 7 रुपए रहा लगभग 4-5 साल तक, अच्छा। बिलो पार। जबकि वर्ल्ड में 70 देशों में 80 देशों में उसका राज्य चल रहा है, जी। तो उसका 10 रुपये भी रेट नहीं आया। और हिंदुस्तान की मामूली सी कंपनी, उसके सामने मामूली कंपनी, उसका 10 रुपये का 17 हुआ। ये पहले जब ऑनलाइन नहीं था शेयर मार्केट, तो ट्रांसफर डीड से काम होता था, जी ओके। तो TD फॉर्म बोलते थे, ट्रांसफर डीड फॉर्म को। तो हिंदुस्तान में ट्रांसफर डीड फॉर्म खत्म हो गया मास्टर गेन की वजह से। ओहो अच्छा सरकार को फिर से छपवाना पड़ा। ये इतिहास है, ये आप मालूम कीजिए आप। अच्छा। हाँ तो मास्टर गेन क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया में मास्टर गेन पर ज़्यादा विश्वास था बनिस्बत मॉर्गन स्टैनली की, जो कि 80 देशों में राज्य कर रही है, उस पर विश्वास नहीं था। ठीक उसी तरह प्राइवेट कंपनियों पे विश्वास नहीं है। आज भी आप इंश्योरेंस की बात करो कोई समझदार आदमी से, वो यही बोलेगा, वी डोंट बिलीव अदर कंपनीज, वी हैव गॉट फेथ इन LIC। योगक्षेमम वहाम्यम। पूरे योग का क्षेम करना ही हमारा अर्थ है। संसार को सुरक्षा प्रदान करना और टिमटिमाते दीपक को हवाओं से बचाना, ये हमारा एम्बलम भी है, हमारा लक्ष्य भी है कि कोई भी टिमटिमाता परिवार है तो उसको सुरक्षा प्रदान करना LIC का भी है। कुछ पर्सनल क्वेश्चन अगर आपकी इजाजत हो। हाँ, बिल्कुल। ज्ञान ट्रॉफी क्रिकेट जहां कमेंटेटर हर्षा भोगले थे, और यहाँ सिटी कॉलेज में कौन से क्रिकेटर्स खेल के गए हैं, इसके बारे में थोड़ा, क्योंकि आपको जानकारी अच्छी है इसकी। हाँ, जानकारी अच्छी नहीं, ये हमारी एक संस्था है ज्ञानवर्धक संघ, अच्छा। हाँ हाँ। तो उसके मार्फत ये कार्यक्रम हुआ था ज्ञान ट्रॉफी। अच्छा। वैसे मोइनुद्दौला ट्रॉफी हैदराबाद की सबसे मशहूर है, जो हिंदुस्तान में मशहूर है। हाँ लेकिन ये बात पुरानी है, उन दिनों में मोइनुद्दौला के बाद भी बहुत से ट्रॉफीज हुए थे, हाँ। लेकिन ज्ञान ट्रॉफी को बहुत ज्यादा नाम मिला। अच्छा। बहुत ज्यादा, हिंदुस्तान में नहीं बाहर में नाम मिला उसको। अच्छा। हुआ यूं कि संपत कुमार एवरग्रीन क्रिकेट क्लब है यहाँ, लक्ष्मीलाल वालों का है, बराबर। तो उनके जो कोच थे संपत कुमार, वो अंडर 14 के वो कोच थे हिंदुस्तान की टीम में। ओके अच्छा। तो उनके मार्गदर्शन में हमने ज्ञानवर्धक संघ, क्योंकि संस्था का नाम था, तो ज्ञान ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट भी हमने आयोजित किया था। अच्छा। तो उसके अंदर कमेंटेटर जो हर्षा भोगले आज है, जी जी, वो उन्होंने सिटी कॉलेज में कमेंट्री दी थी ज्ञान ट्रॉफी में। अच्छा। क्योंकि हर्षा भोगले और हमारे मित्र अनिल गुप्ता, जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने अच्छा, ज्ञानवर्धक संघ के, मेरे अभिन्न मित्र है 50 साल से। जी जी, तो वो भी इंजीनियर थे, ये भी इंजीनियर। लेटर ऑन बाद में हर्षा भोगले को स्पोर्ट्स कोटे में IIM अहमदाबाद में सीट मिली, क्योंकि वो कमेंटर अच्छी कमेंट्री करते थे। तो हमारा सौभाग्य रहा कि सिटी कॉलेज जैसे अनइवन ग्राउंड में, छोटा सा ग्राउंड है, अनइवन है, कोई समतल भूमि भी नहीं है, यहाँ पर अजरुद्दीन यहाँ पर खेले। अच्छा, सिटी कॉलेज से खेले? सिटी कॉलेज में ज्ञान ट्रॉफी के अंतर्गत खेले हुए लोगों के नाम गिना रहा हूँ मैं। अच्छा। अजरुद्दीन, अच्छा, न्यूअल डेविड, अच्छा, वेंकटपति राजू, अच्छा, VVS लक्ष्मण, अच्छा, मेहर बाबा, अरशद अयूब, जो हिंदुस्तान के खिलाड़ी है, वो सभी लोग ये सिटी कॉलेज में खेले। अरे वाह। और गुप्ता, जो बहुत बड़े एम्पायर होते थे साउथ जोन के, उन्होंने यहाँ पर एम्पायरिंग की। कमेंटेटर हर्षा भोगले रहे, और ये अपने आप में ट्रॉफी है। बाद में लेटर ऑन ये एवरग्रीन जीत के आई थी, और जुलूस निकला काफी सिटी कॉलेज से बेगम विहार तक बाजे गाजे के साथ आया था, और उसकी चर्चाएं हुई। बड़े बड़े पेपर के स्पोर्ट्स एडिटर्स वहां पर आकर कवरेज करते थे। अच्छा। उसके अंदर, क्योंकि आप कल्पना नहीं करोगे, एक छोटा सा ग्राउंड, छोटी सी संस्था, वहां पर पूरे देश के जो बाद में नामी गिरामी क्रिकेटर हुए, वो वहां पर आकर अनइवन ग्राउंड में कूदते पड़ते खेले, और वहां पर कमेंटेटर हर्षा भोगले थे। जी जी। और गुप्ता जी, जिन्होंने एम्पायरिंग की, साउथ जोन के एम्पायर थे, वो हमारे निजी संपर्क थे सभी लोगों के, उस वजह से आए। लेकिन वो ट्रॉफी आज भी चर्चा होती है, जब कभी क्रिकेट की या कोई बड़े मैचों की अगर यहाँ पर चर्चा होती है हैदराबाद, तो ज्ञान ट्रॉफी का जिक्र अवश्य निकलता है। ये ज्ञानवर्धक संघ एक साहित्यिक संस्था के आप फाउंडर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो आपने अपनी 14 साल की उम्र में कभी सम्मेलन किया था, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत प्यारा सवाल है, हम भी बचपन में लौट गए आपकी तरफ से, धन्यवाद आपको।
ज्ञानवर्धक संघ हमारी एक संस्था थी जहाँ के सदस्य आज तो हिंदुस्तान में छाए हुए बहुत से लोग IAS ऑफिसर्स भी, जो उस समय बच्चे हम संस्थाओं वाले थे, और अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग, मैं फख्र के साथ कहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में सभी ने अपना एक मुकाम हासिल किया ज्ञानवर्धक संघ के लोगों। तो जिसमें कई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, जज है, IAS ऑफिसर है, या बैंक के मैनेजर्स है, या शेयर मार्केट में बड़े होने पर है, या बड़े व्यापारी है, आज चुनिंदा लोग हैं वो लोग। तो हमारी संस्था थी, साहित्यिक संस्था, हम छोटे छोटे थे जब हमने डिसाइड किया था कि क्यों ना अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की धूम हुआ करती थी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो एकमात्र कवि सम्मेलन था जिसमें टिकटें ब्लैक में गई। अरे वाह। वरना टिकट लोग जबरदस्ती देते और सीटें खाली रहती है। भाई आपके चेहरे को देखकर मैंने भी 5 टिकट ले ली और मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन वो वैसा प्रोग्राम था जिसमें टिकटें ब्लैक में गई। हैदराबाद के इतिहास का एकमात्र कवि सम्मेलन। और मजे की बात उसमें हम लोगों ने पहली बार पूरे लोगों ने पैंट पहना उसमें, क्योंकि 14 साल के बच्चे थे। रेलवे स्टेशन पर जब हम उनको अगवानी के लिए गए, रामरिक मनोहर, निर्भय आत्रसी, माया गोवी, और हमने अशोक चक्रधर, अपने अब्दुल जब्बार को हैदराबाद पहली बार हमने दिखाया 14 साल की उम्र। बाद में वो विश्व प्रसिद्ध कवि हुए, लेकिन हैदराबाद की धरती पर पहली बार हमने वो दुस्साहस किया था। उस समय पर हैदराबाद का माहौल खराब था। लोगों ने कहा अरे भाई तुम मुस्लिम कवि को क्यों बुला रहे? हमने कहा था कि नहीं हम तो बुलाएंगे। और उनकी कविता ये निर्मल नीर गंगा का, लगा ले भाल से कोई मुकद्दर उसका बन जाए। तो 14 साल की उम्र में जब हम थे तब ये कवि सुना। वाकया मजेदार ये हुआ कि जब हम रेलवे स्टेशन पर उनको अगवानी के लिए गए, नामपल्ली स्टेशन, तो रामरिक मनोहर ने हमसे ही पूछा कि भाई आयोजक कौन है। अच्छा। तो हम छोटे थे और वो खुशी ज्यादा, हमने कहा हम लोग है आयोजक। तो वो बोले भाई कवि सम्मेलन नहीं होगा, क्योंकि कोई बड़ा आदमी है नहीं, तुम बच्चे कच्चे क्या करोगे सर। बाद में यहाँ पर रामरिक मनोहर के साड़ू जी रहते हैं, तो सत्तू दादा के नाम से मशहूर व्यापारी, उनसे बुलवाया। बोले दादा ने कहा कि मनोहर जी चिंता मत करो, पीछे हम लोग हैं, बच्चे हैं, ये लोग कर रहे हैं, आपको कोई चीज की पेमेंट की चिंता की जरूरत नहीं है। फिर वो बाद में कवि सम्मेलन और इतना बड़ा सक्सेस हुआ था। उसके मुख्य अतिथि पवित्रन थे, जो उस समय के पुलिस कमिश्नर थे। उन्होंने भी देखा कि भाई यू आर दी ऑर्गेनाइजर्स, यंग बॉयज। जब 14 साल की उम्र में हमको होश आवास नहीं रहता, उसमें हमने एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन किया जिसकी चर्चा समूचे हिंदुस्तान में हुई, आज भी होती है उसकी। वो भी श्रेय हमारी संस्था को जाता है और हम बच्चों को जाता है। और मैं भाग्यशाली हूँ कि उस समय मैं भी सक्रिय कार्य करता था। गौ सेवा, गौशाला में भी बहुत एक्टिव रहते हैं, तो किन किन संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और वहाँ क्या क्या एक्टिविटी होती है थोड़ा गौशाला? हाँ, क्योंकि एक कहावत है कि पिता पे पूत, चाल पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अच्छा। तो पिताजी गौ सेवा करते थे, दादाजी गौ सेवा करते थे, तो वो हमको हेरिडिटी में मिला। तो हम भी बाल कृष्णलाल मंदिर में नियम से जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर हम बैठे थे, कोई हमारा मित्र आया, बोला कि तुम क्या धर्म के नाटक करते हो? वहाँ पर गाय भूख से मर रही है शिव मंदिर गौशाला में। अच्छा। गाय थी, अस्त व्यस्त मामला। तो वहाँ पर हम 5 बच्चों ने जाकर गौ सेवा वहाँ से चालू की। तो हम छोटे थे, आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, लोगों को पैसे पूछते थे तो देने में आनाकानी करते थे। तो महेश बैंक बेगम बाजार में हमने खाता खोला था। अच्छा। जिसका खाता नंबर 8444 आज भी याद है मुझे। अच्छा। बाल कृष्णलाल सेवा समिति बोले। और सबसे बोलते थे भाई रोज का 10 रुपया, 300 रुपया महीना दो आप, और बैंक के। अच्छा। और जो मुस्लिम जंग पुल पर राजू भाई, अब वो नहीं रहे बेचारे, वो क्योंकि पिताजी उनके पास घास जलाते थे, उनको विश्वास था, हम छोटे छोटे बच्चे ही थे तो उन्होंने उस समय में हमको लगभग 38,000 की घास उधार दी। अच्छा। बाद में पैसे जमा होते रहे, हम उनको चुकाते रहे। बट वो गौशाला वहाँ पर चालू थी। हम 5 बच्चे थे वहाँ पर। तो मैं था, गणेश भाई थे, गोविंद राजे था, सतीश था, नंदगोपाल भट्टर था, या तो हम लोग ये बच्चे थे। तो राजन बियानी जो मर गए, स्वर्गीय है, हम लोगों ने मिलकर वो संस्था चालू की वापस वसूलदार शिव मंदिर गौशाला। इसको देखकर बाद में शिवशंकर अग्रवाल ने 1 एकड़ जमीन हमको भूमि प्रदान की थी, गगनपाड़ गौशाला, जहाँ सत्यम शिवम सुंदरम गौनिवास है, जो कि साउथ इंडिया की सबसे बड़ी गौशाला है। मैं उसका भी फाउंडर भी हूँ और अभी मैं उसका ट्रस्टी भी हूँ। तो वहाँ पर 6,000 गायें हैं जो कत्ल खाने से बचाई हुई है। इसी की संस्था है वो, शिव मंदिर गौशाला। तो ये 2 संस्थाओं से जुड़ा हूँ। दिलसुख नगर में भी एक गौशाला बनी है, उसका भी मैं फाउंडर भी हूँ, ट्रस्टी भी हूँ। नारायणी गौ सेवा सदन, यहाँ पर अमृत भाई है सोनी,
जो कि पुलिस में अफसर है। वो अच्छा। उसके मुख्य संचालक है, सुब्रमण्यम भाई है या और वहाँ पर भाई लोग हैं, डागा जी है या अशोक भाई है, तो सुधीर भाई है, तो हम लोग हैं। तो वहाँ पर भी मैं फाउंडर भी हूँ, ट्रस्टी हूँ, और मेरे माता पिता की स्मृति में एक शेड भी वहाँ बनाया हुआ है, और एक गौशाला बनने जा रही है। अच्छा। 19 सितंबर को होगा। मेरे एक मित्र थे जो ट्रस्टी थे हमारी गौशाला के, केवल चंद जी राठौड़, तो उनके परिवार ने एक बीड़ा उठाया, क्योंकि उनका वो दिवा स्वप्न था कि मैं गौशाला मेरी खोलूं, जहाँ किसी से मेरे सहयोग की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आकर लोग दर्शन करें। तो 16 एकड़ जमीन पर वहाँ पर शेड वगैरह का निर्माण हो गया है। 19 नवंबर को उद्घाटन होगा। अच्छा। वहाँ का भी मैं फाउंडर भी कह लीजिए या वहाँ पर भी ट्रस्टी हूँ, और वो परिवार की मुझ पर कृपा है। अच्छा। कि वो केवल जी राठौड़ परिवार की मुकेश जी, अंकेश जी है, वो लोग ये गौशाला का निर्माण हो रहा है, जिसका विधिवत उद्घाटन 19 तारीख को होगा, जो कि केवल चंद जी की पुण्य स्मृति होगी। 2 वर्ष हो गए। तो वो गौशाला भी वहाँ से भी जुड़ा हुआ हूँ, और अन्य गौशालाओं में उस्मानगंज में एक छोटी सी गौशाला है, जी जी। भाग्यनगर अयप्पा सेवा समिति, अच्छा। वहाँ पर भी मैं फाउंडर कह सकते हो। वहाँ पर भी थोड़ी गायें वहाँ पर भी, और जहाँ कहीं भी गायें होती है वहाँ थोड़ा बहुत योगदान। अच्छी सेवा है आपकी। प्रोबेशनरी पीरियड में दक्षिण भारत का रिकॉर्ड क्रिएट किया, ये क्या था, थोड़ा इसके बारे में? अप्रेंटिस पीरियड वो पीरियड होता है जहाँ पर आदमी को नौकरी तो दी जाती है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं होता। अच्छा। उसको कहते हैं अप्रेंटिस पीरियड। तो अप्रेंटिस पीरियड में लोग अपने को स्थापित करना, ये नौकरी पक्की करने की धुन में रहते हैं, लेकिन वो ईश्वर की कृपा रही। अप्रेंटिस पीरियड में मैंने साउथ इंडिया में पहला स्थान प्राप्त किया, पूरे साउथ इंडिया का रिकॉर्ड बनाया। अप्रेंटिस वो पीरियड जहाँ पर लोग अपने आप को केवल स्थापित करते हैं, परमानेंट नौकरी परमानेंट पाने के लिए आत्मा मारते हैं, वो ईश्वर की कृपा रही या सभी मेरे एजेंट भाइयों का सहयोग रहा। मैंने दक्षिण भारत में पहला स्थान प्राप्त किया था उसमें। और प्रोबेशनरी पीरियड जब पक्का हो जाती है नौकरी, उसको कहते हैं प्रोबेशनरी। उसमें ऑल इंडिया रिकॉर्ड मामूली अंतर से मिस हुआ था मेरा, ऑल इंडिया रिकॉर्ड। अच्छा। मैं दक्षिण भारत में तो टॉप था, इंडिया में भी मैं लगभग इंडिया के टॉप रिकॉर्डर होल्डर के नजदीक तक चला गया था। अच्छा। ऑल इंडिया रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर पाया, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे मेरा नाम आ गया था प्रोबेशनरी पीरियड। अगर आप कुछ 3 सीख मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? 3 मैसेज अगर देना चाहें। मैसेज, अगर कोई कैरियरिस्ट है, कैरियर के थ्रेशोल्ड पर है, दहलीज पर है, तो मैं चाहूँगा कि इंश्योरेंस की तरफ ध्यान दें। क्योंकि ये अब ऐसा सेक्टर है कि लोगों में इंश्योरेंस की जागरूकता बढ़ गई है। जी। होता ये था, जब हम इंश्योरेंस के लिए जाते थे तो लोग बोलते थे, अरे भाई मरना थोड़ी है, मरने के बाद पैसा किसको होना, चलो हटो, मरने का पैसा किसको होना है। एक इंश्योरेंस के प्रति मान्यता और थी, आज मान्यता बदल गई है। आज स्वयं सामने से पार्टी फोन करती है, वो इंश्योरेंस का प्रीमियम क्या होगा, 1 करोड़ की पॉलिसी चाहिए, कितना भरना होगा। तो आज इंश्योरेंस की जागरूकता बढ़ गई। जब उस समय में मिनिमम 1000 का इंश्योरेंस हुआ करता था, जब हमने शुरुआत की थी 1985 में। आज मिनिमम 1 लाख का इंश्योरेंस हो गया, मिनिमम कम से कम 1 लाख का इंश्योरेंस जब 1000 का हुआ करता था, मतलब 100 गुना बढ़ गया है। आज जरूरत भी बढ़ गई है, और पहले क्या है, विभक्त परिवार नहीं थे, ज्वाइंट फैमिली थी। तो एक परिवार की एक सदस्य को कुछ होता था, 4 लोग उसको देखने के लिए परिवार में उपस्थित होते थे। आज विभक्त परिवार है, छोटा न्यूक्लियर फैमिली है, टुकड़ा टुकड़ा परिवार है, उसमें कमाने वाले को कुछ हो जाए तो परिवार तकलीफ में आ सकता है। इसलिए इंश्योरेंस को प्रीफर मिलता है, और इंश्योरेंस की जागरूकता बढ़ गई है। विभक्त परिवार टोटल टूटे हुए परिवार हो गए, विभक्त परिवार छोटे परिवार हो गए, टुकड़ा टुकड़ा परिवार हो गए, तो उनके लिए भी इंश्योरेंस की जागरूकता है। और इंश्योरेंस का कैरियर भी बहुत अच्छा है, जैसा मैंने पहले आपसे बताया था, एक बार यू टैप वंस एंड ईट फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। एक बार ग्राहक पकड़ो और 20 साल खाओ। तो जिंदगी में ऐसा कोई व्यापार नहीं है, इंश्योरेंस है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इंश्योरेंस ऐसा सब्जेक्ट है, अभी भी अनटैप्ड है, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी को देखते हुए हमने 22% ही कवरेज किया हुआ है आज तक, अभी भी 78% बाकी है जनसंख्या। और ये बिजनेस ऐसा है जिसका कोई अंत नहीं, अनंत बिजनेस। तो आपके हिसाब से न्यू एस्पिरेंट्स के लिए इंश्योरेंस एक अपॉर्चुनिटी हो गई, ये है एक मैसेज ही होगा। हाँ। और मैसेज दूसरा मैसेज कि हम अगर हमारे लिए जी रहे तो क्या जी रहे, कुछ सेवा करें, सबके लिए करें, भला सभी का। क्योंकि हमारा एम्बलम भी इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस फील्ड का योग क्षेमम वहाम्यम, योग का क्षेम, पूरे संसार का क्षेम, वसुदेव कुटुंबकम,
हर एक का भलाई हमसे जिस किसी का भी अच्छा हो सकता है, अच्छा किए। You do good for others, things will come back in the same shape. आप किसी का भला करो, आपका भला ऊपर वाला करे। ये सेकंड मैसेज। एक मैसेज, तीसरा मैसेज अगर हमारे श्रोताओं को। तीसरा मैसेज तो मैं उस लायक तो नहीं हूँ, हाँ। यदि मैं किसी के काम किसी भी प्रकार से आ सकूँ हाँ, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। ऐसा तो नहीं है, मैं स्वेच्छा से अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। हाँ। मुझसे जिस किसी का भी जो कुछ भी बन पड़ा, अगर मेरे सामर्थ्य में होगा तो मैं निश्चित रूप से आप सभी की सेवा करूंगा। तो दोस्तों, द्वारका प्रसाद जी तिवारी जी के साथ आज बहुत सी वार्तालाप हुई है हमारी। तो आपसे भी निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप इस वीडियो को फैलाएं। और द्वारका प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जो धन्यवाद। आपने समय निकाल कर हमारे चैनल को समय दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।